अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं की तारीख़ की दरसी किताब से हमारा सबक पढ़ेंगे यूरोप और भारत। जदीद दौर में यानी नए दौर में यूरोप में होने वाली तब्दीलियों के असरात हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर भी पड़ रहे थे। इस वजह से जदीद भारत यानी नए भारत की तारीख़ के अहद यानी दौर का मुताला करते वक्त उस वक्त के यूरोप में जो वाक़यात ज़ाहिर हुए, वक़ूअ पज़ीर हुए, उसका मुताला करना ज़रूरी होता है। अब निशातुत सानिया का दौर यानी क्या? जिस दौर में मुख्तलिफ़ इल्म फ़नून में समाजी सतह पर, कौमी सतह पर, मज़हबी सतह पर तरक्की हो रही हो, उस दौर को कहते हैं निशातुस सानिया का दौर। यूरोप की तारीख़ में अहद वस्ता यानी दरमियानी ज़माना के आखिरी मरहले बिलखुसूस 13वीं सदी से 16वीं सदी में अहया उलूम यानी मुख्तलिफ़ इल्म फ़न, मज़हबी इस्लाह की तहरीक और जुग़राफ़ियाई दरियाफ़तों जैसे वाक़यात की वजह से जदीद यानी नए दौर की बुनियाद पड़ी। इसी वजह से इस दौर को निशातुस सानिया का दौर कहते हैं। अब इस दौर में यूरोप में मुख्तलिफ़ उलूम फ़नून जैसे फ़न तामीर, इल्म फ़लसफ़ा, इन शोबों में यूनानी और रूमी रिवायात ने दोबारा ज़िंदगी पाई। इस दौर से हमजहत तरक्की को तहरीक मिली। हमजहत यानी मुख्तलिफ़ किस्म की, बल्कि हर पहलू की तरक्की को तहरीक मिली। निशातुस सानिया के दौर में इंसान दोस्ती को फ़रोग़ हासिल हुआ। एक इंसान का दूसरे इंसान को सोचने के नज़रिए में तब्दीली वाक़ई हुई। हम ये कह सकते हैं कि इंसान के दिल में इंसानी मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ और एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करने लगा। मज़हब की बजाय इंसान तमाम अफ़कार व ख़यालात का मरकज़ व महवर बन गया। फ़िक्र की जमा अफ़कार, ख़याल की जमा ख़यालात। तो मज़हब की बजाय इंसान तमाम गौर व फ़िक्र और ख़यालात का मरकज़ व महवर बन गया। उसके सोचने का अंदाज़ बदल गया। ठीक है। अब निशातुस सानिया की तहरीक ने ज़िंदगी की एक ही शोबे को नहीं, एक हिस्से को नहीं, एक ही पहलू को नहीं, बल्कि तमाम हिस्सों को, तमाम शोबों को, तमाम पहलुओं को मुतासिर किया। यानी इसके असरात ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू पर, मुख्तलिफ़ हिस्सों पर पड़े। हमें इल्म, साइंस और मुख्तलिफ़ फ़नून के शोबों में उसके असरात दिखाई देते हैं। इस अहद में फ़नून लतीफ़ा और अदब के ज़रिए इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी होने लगी। यानी जैसा मैंने बताया कि लोग एक दूसरे के जज्बात की कदर करने लगे, एक दूसरे को कदर व मंज़िलत की निगाह से देखने लगे। जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि हमारी किताब में यहाँ तस्वीर दी हुई है लियोटार्ड व विंची की। अब इन्हें इस दौर के, कौन से दौर के? निशातुस सानिया के दौर की 8 पहलू, 8 होता है 8, हम कहेंगे ऑलराउंडर शख्सियत माना जाता है। वो संग तराशी, संग यानी पत्थर, संग तराशी यानी पत्थरों तराश कर खूबसूरत इमारत बनाना या कोई अच्छी सी चीज़ बनाना। फ़न तामीर यानी इमारत तामीर करना या किले या दूसरी ऐसी कोई चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह ले लो, स्कूल ले लो, इसे कहते हैं फ़न तामीर यानी तामीर करना, बनाना, ख्वाह वो इमारत क्यों ना हो। फ़न संग तराशी ये तो बताया मैंने। रियाजी हम जो पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग के बहुत से शोबे होते हैं। एक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक होता है सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा मौसीकी, नाच गाना,
हम्म? अब इन उलूम फ़नून में वो माहिर थे, लेकिन इन्हें मुसव्विर की हैसियत से आलमी शहरत, इंटरनेशनल शहरत हासिल हुई। मुसव्विर पेंटिंग, इन्होंने जो 2 तस्वीर बनाई थी, बिलखुसूस मोनालिसा और विलासत सुपर नामी पेंटिंग, लाफानी है, शाहकार हैं। आज भी मोनालिसा की तस्वीर को वो शोहरत हासिल है जो उस वक्त हासिल थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुकामी ज़बानों में ऐसा अदब तख्लीक होने लगा जिसे आवाम समझ सकें। पहले मजहबी उलूम जो था और मजहबी अदब जो था वो समाजी सतह से मुंसलिक नहीं था, मुतसिल नहीं था। लेकिन जदीद अदब में क्या होने लगा कि इंसानी जज्बात को, इंसान किस चीज़ से सुख का या दुख का इजहार करता है, ऐसी कौन सी चीज़ें उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं और वो या तो इंतहाई गमगीन हो जाता है या बहुत ज़्यादा खुशी से सरशार हो जाता है। तो ऐसा अदब वजूद में आने लगा। अब तकरीबन, कौन चिल्ला रहा है यार ये? अब तकरीबन 1450 में जर्मनी के जोहान्स गेटेनबर्ग ने छपाई की मशीन ईजाद की। किसने और कब? सन 1450 में जर्मनी के जोहान्स गेटेनबर्ग ने छपाई की मशीन ईजाद की। छापा खाने की ईजाद की वजह से समाज में हर फ़र्द कहते हैं लोग, हर किसी को, हर एक को, हर लोगों को ये नए अफ़कार, फ़िक्र जमा अफ़कार, नए तसव्वुरात, तसव्वुर की जमा तसव्वुरात और उलूम, इल्म की जमा उलूम पहुँचने लगे। क्या हुआ कि छापा खाने की मदद से कि इंसान क्या सोचता है, उसके जहन में क्या तसव्वुर है और वो कौन से उलूम को हासिल करना चाहता है और किस तरह हासिल करना चाहता है, ये बासानी उसे फ़राहम होने लगे, उसे मिलने लगे, हासिल होने लगे। ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं मजहबी इस्लाह की तहरीक। अक्ल की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर गौर व फिक्र करने वाले मुफ़क्किरीन ने, मुफ़क्किरीन कहते हैं जो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करता है और उसकी गौर व फिक्र की बातों को लोग समझते हैं और समझ कर उस पर अमल करते हैं। तो अक़ल की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर, कोई टेंशन नहीं, फ्री ऑफ माइंड, गौर फिक्र करने वाले मुफ़क्किरीन ने रोमन कैथोलिक चर्च के कदीम मजहबी तसव्वुरात की शदीद मुखालिफत की। शदीद यानी बहुत ज़्यादा मुखालिफत की। और ईसाई मजहबी पेशवाओं ने क्या किया कि आवाम जो इन सब से नाबलद थे, नावाकिफ़ थे, जानते ही नहीं थे, तो उनकी ला इल्मी, ला ताल्लुक़ी का फ़ायदा उठाकर उन पर रसूमात का बोझ लाद दिया था। रस्म की जमा रसूमात, रसूमात का बोझ डाल दिया था। देखो आज भी हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी रस्में हैं जो हमें नहीं मनाना चाहिए। अब क्या हुआ कि ये मजहबी पेशवा, ये मजहबी आलिम, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं बाबा लोग, वो बाबा लोग क्या करते थे, वो मज़हब के नाम पर लोगों को लूटते थे। जैसे हमारे पास ऐसा होता है ना, हम ना बलद है, ना इल्म है, बाबा मेरे बच्चे पे लगता है किसी ने जादू कर दिया है, तो बाबा कहे एक काला मुर्गा लेके आओ, ज़ाफ़रान लाओ, ये लाओ, वो लाओ और 1000 रुपये हदिया दो। धीरे धीरे लूटने का सिलसिला बढ़ते जाता है। अरे वो काले मुर्गे से ये सब अगर अच्छा होता तो फिर साला हम तो आज कहाँ से कहाँ होते है ना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तमाम बातें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें मुश्किलात आ जाएं तो हमें अल्लाह से रुजू होना चाहिए, तो हमेशा रुजू होना चाहिए। कोई मुश्किल हमें पड़ जाए तो 2 रकात नमाज़ हाजत पढ़ लो, इंशाअल्लाह तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी, 2 रकात शुक्राना पढ़ लो। सीधा साधा इस्लाम में कोई रस्म वसम नहीं है बेटा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो मज़हब के नाम पर ये लोग लोगों को लूटते थे। अब इनके ख़िलाफ़, यानी इन उलमा के ख़िलाफ़, इन मजहबी पेशाओं के ख़िलाफ़ यूरोप में एक तहरीक शुरू हो गई। उस तहरीक का नाम कहलाया मजहबी इस्लाह की तहरीक। और तहरीक कौन शुरू किया होगा बेटा?
इंसान शुरू किए होंगे, तो वहाँ के रहने वाले लोग इन सब से आजिज़ आ गए, बेजार हो गए, उन्हें असल मज़हब समझ में आने लगा। तो वहाँ पर तहरीक शुरू हुई और उस तहरीक का नाम पड़ा मजहबी इस्लाह की तहरीक। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। जुग्राफियाई दरियाफ़तें, जुग्राफियाई दरियाफ़तें। चंद सन 1453 में उस्मानी तुर्कों ने बाज़नतीनी हुकूमत, कौन सी हुकूमत? बाज़नतीनी हुकूमत, मशरिकी रोमी साम्राज्यत का दारुल खिलाफा कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फ़तह कर लिया। इस शहर से एशिया और यूरोप को मिलाने वाला जो रास्ता गुज़रता था वो खुशी का रास्ता था। अब तुर्कों ने क्या किया? इस रास्ते को ही बंद कर दिया। तो क्या हुआ? यूरोपीय ममालिक के लिए एशिया की तरफ ले जाने के लिए नए रास्ते तलाश करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि तुर्कों ने वो खुशी का रास्ता बंद कर दिया था। कौन सा? के बाज़नती हुकूमत का दारुल खिलाफा कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल किसने फ़तह कर लिया था? उस्मानी तुर्कों ने। उस्मानी तुर्कों ने फ़तह कर लिया था और उस खुशी के रास्ते को बंद कर लिया था। तो इसलिए यूरोपीय ममालिक के लिए एशिया की तरफ जाने के लिए नए रास्ते तलाश करना ज़रूरी हो गया। तो इसी तरह जुग्राफियाई दरियाफ़तों का नया सिलसिला शुरू हो गया। नए नए रास्तों की, बहरी रास्ते, बरी रास्तों की खोज होने लगी। 1487 में पुर्तगाली जहाज़रां बार्थोलोम्यू डायस भारत की तलाश में निकला, लेकिन वो अफ्रीका के जनूबी किनारे तक यानी कैप ऑफ गुड होप, जिसे कहते राह से उम्मीद, वहाँ पहुँच गया। सन 1492 में मगरबी जानिब जाकर भारत की तलाश में क्रिस्टोफर कोलंबस बर-ए-आज़म अमेरिका के मशरिकी साहिल पर जा पहुँचा। पुर्तगाली जहाज़रां वास्को डी गामा अफ्रीका के जनूबी सिरे का चक्कर लगाकर भारत के मगरबी साहिल पर कालीकाट की बंदरगाह पर सन 1498 में पहुंचा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरोप में फ़िक्री इनकलाब, गौर और फिक्र का इनकलाब। इनकलाब को हम कह सकते हैं तब्दीली। अब नशात सानिया के दौर में होने वाली तब्दीलियों की वजह से यूरोप की अहद उस्ता से अहद जदीद की तरफ पेश रिफत शुरू हुई। एक नई सिमत मिली, एक नया सिलसिला मिला, एक नया सिरा मिला। इसी ज़माने में यूरोप में फ़िक्री इनकलाब आया। कौन सा इनकलाब? सोच समझने वाला, गौर व फिक्र करने वाला, गौर व फिक्र करके नतीजा अखज़ करने वाला, ऐसा इनकलाब, ऐसी तब्दीली आई। समाज कदीम जहलत और तोहम परस्ती के दायरे से बाहर निकलने लगा। जो रस्में राइज थी, मुरोवजा कहते हैं राइज रस्में, जो रस्में राइज थी या मनाई जाती थी, उन रस्म रिवाज, रिवायात और वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात को तनक़ीदी नुक्ता नज़र से देखा जाने लगा। यानी मौजूदा रस्मों की मुखालिफत होने लगी, मौजूदा रिवायत की मुखालिफत होने लगी और वक़ू पज़ीर वाक़यात को ऐसी निगाह देखा जाने लगा, अरे क्या ये वाक़ई में सही है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके बारे में तहक़ीक़ करेंगे, इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। तो इन सारी तब्दीलियों को कहा जाता है फ़िक्री इनक़लाब। इस फ़िक्री इनक़लाब से यूरोप में साइंस के शोबे में, शोबा कहते हैं हिस्सा, साइंस के शोबे में तहक़ीक़ी अमल को फ़रोग़ हासिल हुआ। साइंस क्या करती है? नतीजा अख़ज़ करने से पहले तजुर्बा करती है, तहक़ीक़ करती है। ठीक है, इतना समझा बेटा? अब हम देखते हैं सियासी शोबे में इनक़लाब। यूरोप में फ़िक्री इनक़लाब के बाद हमें क्या देखना है? सियासी शोबे में इनक़लाब। जदीद दौर के इब्तदाई मरहले में, इब्तदा कहते हैं शुरू, यानी नए दौर के शुरू के मरहले में यूरोप में कई सियासी तब्दीलियाँ हुई। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासत के एतबार से तब्दीलियाँ हुई। तो 18वीं और 19वीं सदी में
रोनमा होने वाले कई इनकलाबी वाक़यात की वजह से उस दौर को अहद इनकलाब यानी इनकलाब का दौर के नाम से याद किया जाता है। तो बेटा अहद के मायने क्या हुए? अहद के मायने हुए इनकलाब। इस दौर में इंग्लैंड में पार्लिमानी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत? पार्लिमानी जमहूरियत की नशोनुमा हुई। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उस दौर में इंग्लैंड में पार्लिमानी जमहूरियत की नशोनुमा हुई। काबिनी तरीक़े की नौइयत में तब्दीली हुई सन 1689 के बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए बादशाह के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया और पार्लियामेंट का इक़्तिदार कायम हो गया। बादशाह क्या करता था? मैंने जो कह दिया बस कह दिया, मेरे फैसले के आगे कोई जाएगा नहीं, हुक्म देता था। तो अवामी हुकूमत की शुरुआत हुई, तो बादशाह के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया और पार्लियामेंट कायम हुई। इतना समझे बेटा। अब अमेरिका की जंग आज़ादी, अमेरिका आज का सुपर पावर। यूरोप में होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों के पस मंज़र में, उसके बैकग्राउंड में, उसके पस पस्त क्या था कि अमेरिका की जंग आज़ादी पर भी गौर करना अहम है कि सुपर पावर अमेरिका के उस वक्त के हालात क्या थे। बर-ए-आज़म अमेरिका की दरियाफ्त के बाद यूरोपीय ममालिक उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। साम्राज्यी यूरोपीय ममालिक ने बर-ए-आज़म अमेरिका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा करके अपनी नौ आबादियात कायम की। देखो अमेरिका पर भी यूरोपीय ममालिक ने कब्ज़ा कर लिया था। किस पर? अमेरिका पर भी यूरोपीय ममालिक ने कब्ज़ा कर लिया था। कब? उस दौर में। कौन सा दौर? जदीद दौर, निशात सानिया का दौर। और आज अमेरिका क्या है? सुपर पावर है। ठीक है। तो साम्राज्यी यूरोपीय ममालिक ने बर-ए-आज़म अमेरिका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा करके अपनी नौ आबादियात कायम की। इंग्लिस्तान से शुमाली अमेरिका के मशरक़ी साहिली इलाक़े में 13 नौ आबादियात कायम की। क्या किया इंग्लिस्तान ने? शुमाली अमेरिका के मशरक़ी साहिली इलाक़े में 13 नौ आबादियात कायम की। शुरू में इंग्लिस्तान को नौ आबादियात पर बराए नाम यानी सिर्फ नाम की बालादस्ती या कब्ज़ा हासिल था, लेकिन आगे चलकर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने अमेरिकी नौ आबादियात पर सख्त बंदिशें, कड़ी बंदिशें और टैक्स आयद करना शुरू कर दिया। टैक्स बेटा हम लोग भी टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। अमेरिकी नौ आबादियात के आज़ादी पसंद अवाम ने उसकी मुखालिफत की। यानी हर मुल्क के लोग चाहते हैं ना कि हम आज़ाद रहना चाहेंगे, हम अपने मुल्क में अपने ही लोगों की हुकूमत देखना चाहेंगे। तो इंग्लिस्तानी कब्ज़े के ख़िलाफ़ वहाँ पर बगावतें शुरू होने लगीं। लोग, कौन से लोग? अमेरिका के लोग मुखालिफत करने लगे। इंग्लिस्तान ने नौ आबादियात को दबाने के लिए उनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। किनके ख़िलाफ़? लोगों के ख़िलाफ़। वही बंदूक का इस्तेमाल, वही लाठीचार्ज, वही जेल में डालना, कैद करके सख्त सज़ाएँ देना, ये सब सिलसिला शुरू हो गया। अब अमेरिकी नौ आबादियात ने जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में फ़ौज को मुनज़्ज़म करके मज़ाहमत की। किसकी क़यादत में? जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में फ़ौज को मुनज़्ज़म करके मज़ाहमत की। आखिरकार उस जंग में नौ आबादियात की फ़ौज को फ़तह हासिल हुई, यानी अमेरिकी अवाम को फ़तह हासिल हुई। इस वाक़े को अमेरिका की जंग आज़ादी कहा जाता है। नौ आबादियात ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की बुनियाद डाली। कौन सा अमेरिका? रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की बुनियाद डाली, जिसने वफाकी तर्ज़ हुकूमत इख्तियार किया, यानी अवामी हुकूमत। तहरीरी दस्तूर और जमहूरी निज़ाम यानी अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए। ठीक है। कौन सा निज़ाम हुआ? जमहूरी निज़ाम वाला अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क है। अब हम देखेंगे इनकलाब फ्रांस। सन 1789 में फ्रांस के लोगों ने वहाँ के हुकूमत, खुद परस्त हुकूमत, खुद साख्ता हुकूमत, मतलब अनान हुकूमत या बादशाहत, और उस वक्त के मुरव्वज या मौजूदा
जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। किसने बगावत की? फ्रांस के लोगों ने। कब की? 1779 में। किसके ख़िलाफ़? कि वहाँ की जो मतलकुल अनान हुकूमत थी, जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, जो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले सादिर करती थी, अपनी मर्ज़ी से हुक्म जारी करती थी, जो आवाम की राय को अहमियत नहीं देती थी, उसे कहते हैं मतलकुल अनान, यानी बादशाहत थी। और जो वहाँ का निज़ाम था हुकूमत को चलाने का या हुकूमत को सपोर्ट करने का, वो निज़ाम था जागीरदाराना निज़ाम। तो अवाम ने बगावत कर दी और फ़तह हासिल की और अवामी जमहूरिया की बुनियाद पड़ी। तो इस वाक़ये को इनक़िलाब फ़्रांस के नाम से याद किया जाता है। इनक़िलाब फ़्रांस ने दुनिया को क्या दिया? तो प्यारे बच्चों, फ़्रांस के इनक़िलाब ने दुनिया को आज़ादी, मसावात, मसावात यानी बराबरी, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई काला ना कोई गोरा, सबके लिए एक ही कानून, और उख़्वत यानी भाईचारा, ऐसे कीमती इक़दार, कदर की जमा इक़दार, ऐसे अनमोल अच्छी अच्छी बातें दुनिया को दी। दुनिया की तारीख़ के सियासी इनक़िलाब में अमेरिका की जंग आज़ादी और फ़्रांस के सियासी इनक़िलाब को बहुत अहमियत हासिल है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं गैर मामूली, यानी हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी ज़्यादा गैर मामूली, हमारी सोच से भी ज़्यादा। अब आता है सनअती इनक़िलाब। यूरोप में 18वीं सदी के निस आखिर में सनअती शोबों में इनक़िलाबी तब्दीलियाँ रोनमा होने लगी। अब सनअत यानी हम इसे बोल सकते हैं मशीन। कोई भी चीज़ बनाना, चाहे लोहे की बनाओ, चाहे प्लास्टिक की बनाओ, चाहे कपड़ा क्यों ना बनाओ, कोई भी चीज़ बनाओ, नई चीज़ वो मशीन के ज़रिए बन रही है, तो कहलाएगा वो, क्या कहलाएगी वो? सनअत। तो भारत की कुव्वत से चलने वाली मशीनों की मदद से पैदावार होने लगी, माफ़ करना, भाप की कुव्वत से चलने वाली मशीनों की मदद से पैदावार होने लगी। किससे? भाप की कुव्वत से। कौन सी कुव्वत? भाप की कुव्वत। तो भाप की कुव्वत से चलने वाली मशीनों की मदद से पैदावार होने लगी। छोटी घरेलू सनअतों की जगह बड़े कारखानों ने ले ली। दस्त कहते हैं हाथ, दस्ती करघों की बजाय मशीनी करघों का इस्तेमाल शुरू हुआ। भाप से चलने वाली रेलगाड़ियाँ और दुखानी कश्तियों जैसे नक़्ल हमल के नए ज़राए का इस्तेमाल होने लगा। नक़्ल हमल यानी आना जाना। जैसे मैं ट्रेन से नक़्ल हमल करता हूँ, मैं ट्रेन से आता जाता हूँ। अब इस तरह मशीनी दौर का आगाज़ हो गया। इसी को कहते हैं सनअती इनक़िलाब। तो हम सनअती इनक़िलाब को क्या नाम देंगे? मशीनी इनक़िलाब। सनअती इनक़िलाब इंग्लिस्तान में शुरू हुआ, अब बतदरीज धीरे धीरे मगरबी दुनिया में फैल गया। रुका नहीं, सिलसिला दर सिलसिला, एक जगह से दूसरी जगह, उसे कहते हैं बतदरीज। इस ज़माने में इंग्लिस्तान में सनअती उरूज इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। क्यों? कि इंग्लिस्तान में सनअत बहुत उरूज पाई। जिधर देखो उधर सनअत, जिधर देखो उधर सनअत, ये कारखाना वो कारखाना, ये मशीन वो मशीन। तो उसे कहा जाने लगा कि इंग्लिस्तान दुनिया का कारखाना है। क्या? इंग्लिस्तान दुनिया का कारखाना है। सरमायादारी का आगाज़, नए बहरी रास्तों, बहर कहते हैं समंदरी, आबी, नए बहरी रास्तों की दरियाफ्त के बाद यूरोप और एशिया के मुल्कों के दरमियान तिजारत के नए दौर का आगाज़ हुआ। बहरी रास्ते से मशरक़ी ममालिक से तिजारत करने के लिए कई ताजिर आगे आए, लेकिन एक ताजिर के लिए जहाज़ से माल दूसरे मुल्क में भेजना मुमकिन नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि इन ताजिरों ने अपना ग्रुप बनाया और मिलजुल कर तिजारत करने का बीड़ा उठाया और उसे अमल में लाया। तो बहुत से ताजिरों ने मिलकर तिजारत शुरू की। उससे बड़े सरमाया वाली तिजारती कंपनियां वजूद में आईं। मशरक़ी मुल्कों से की जाने वाली तिजारत हमें नफ़ा देने लगी, हमें यानी लोगों को नफ़ा देने लगी।
इस तिजारत से मुल्क की माशी खुशहाली में इजाफा होने लगा। माशी यानी रुपए पैसे वाली। इस बिना पर यूरोप के हुक्मरान तिजारती कंपनियों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं हिफाजत को, कि भाई हमारी फ़ौज आपकी हिफाजत करेगी, और तिजारती सहूलतें देने लगे। तिजारत की वजह से यूरोपीय मुल्कों में दौलत में इजाफा होने लगा। इस दौलत का इस्तेमाल सरमाए की शक्ल में तिजारत और सनती कारोबार में किया जाने लगा। सरमाए की शक्ल में, रुपए पैसे की शक्ल में। इस वजह से यूरोपीय मुल्कों में सरमायादाराना मैशियत वजूद में आई। क्या वजूद में आई? सरमायादाराना मैशियत वजूद में आई। नौ आबादियात। किसी एक मुल्क के कुछ लोगों का दूसरे ज़मीनी इलाके के किसी मखसूस हिस्से पर बस्ती बसाना नौ आबादियात कायम करना कहलाता है। ठीक है, क्या है ये? किसी एक मुल्क के कुछ लोगों का दूसरे ज़मीनी इलाके के किसी ख़ास हिस्से पर एक बस्ती बसाना, उस बस्ती को कहते हैं नौ आबादियात। तो माशी और फ़ौजी नुक्ता नज़र से ताकत और मुल्क का अपनी ताकत के बल पर किसी ज़मीनी इलाके पर कब्ज़ा करना और उस जगह अपना सियासी कब्ज़ा, तसल्लुत यानी कब्ज़ा, सियासी गलबा कायम करना, ये है नौ आबादियात। यूरोपीय मुल्कों के इसी नौ आबादियाती रुझान से साम्राज्यत वजूद में आई, यानी डिक्टेटरशिप। हमने जो कह दिया, हमने जो कर दिया वो कर दिया, खामोश, किसी को कोई बोलने हक नहीं, बस हमारी ही चलेगी, हमारा ही सुन के रहो, हमारे खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलना। इसे कहते हैं साम्राज्यत, यानी ज़बरदस्ती का दबाव, और ना दबें तो ताकत का इस्तेमाल। अब हम देखते हैं बेटा साम्राज्यत की तरफ थोड़ा सा और देख लेते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क के गैर तरक्की याफ्ता मुल्क पर अपना तसल्लुत या अपना तसल्लुम कायम करने और कई नौ आबादियाँ कायम करने को साम्राज्यत कहते हैं। यानी एक के बाद एक नौ आबादियात बढ़ते जा रही हैं, तो इसे कहते हैं तसल्लुत और तसल्लुम। तो क्या कहलाएगा ये? साम्राज्यत। ज़बरदस्ती का कब्ज़ा। बर-ए-आज़म एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक यूरोपीय मुल्कों की इसी साम्राज्यिक ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गए। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्यत। भारत में तिजारती इजारादारी हासिल करने के लिए बरतरी हासिल करने के लिए कि भाई हम नंबर 1 हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो भारत में तिजारती इजारादारी हासिल करने के लिए यूरोपीय हुकूमतों में सख्त मुकाबला आरई हुई। सन 1600 में अंग्रेज़ों ने भारत से तिजारत करने के लिए बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। किसने कायम की थी? अंग्रेज़ों ने। क्या कहलाता है वो मुल्क? बरतानिया। क्या नाम था कंपनी का? बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसकी थी ये? अंग्रेज़ों की थी, बरतानवी लोगों की थी। इस कंपनी ने शहंशाह जहांगीर से इजाज़तनामा हासिल करके सूरत में अपनी तिजारती कोठी कायम की। सूरत कहाँ है? गुजरात का एक शहर है सूरत। उस कंपनी के तवस्सुत से, उस कंपनी के ज़रिए भारत से इंग्लिस्तान की तिजारत होती थी। क्या होती थी? भारत से इंग्लिस्तान की तिजारत होती थी। अब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में तसादुम कहते हैं मुठभेड़, लड़ाई झगड़ा। भारत में तिजारती मुकाबला आरई में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी एक दूसरे के दुश्मन थे। यहाँ लफ्ज़ आया हरीफ यानी दुश्मन। दोनों ये चाहते थे कि वह हमारी बरतरी हो, हमारी इजारादारी हो। इससे दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती थीं, और तकरीबन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जंगें हुई। किनके दरमियान? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान। इन जंगों को कर्नाटक की जंगें कहते हैं। क्या कहते हैं इन जंगों को? कर्नाटक की जंगें कहते हैं। कर्नाटक की तीसरी जंग में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को फैसलाकुन शिकस्त दी। ऐसी शिकस्त दी कि फ्रांसीसियों से मुकम्मल तौर पर अपनी हार मान ली, और फ्रांसीसी हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर
गोल कर गए, चले गए। इस तरह भारत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मध्य मुकाबिल कोई ताकतवर यूरोपीय हरीफ मौजूद ना रहा। किसके बाद? फ्रांसीसियों की हार के बाद बरतानिया अब अकेला खुद साख्ता हो गया, उसके सामने कोई नहीं है, सब ने शिकस्त तस्लीम कर दी। अब बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार की बुनियाद। बंगाल भारत का इंतहाई खुशहाल सूबा था। सन 1856 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान मुग़ल बादशाह की जानिब से सूबे बंगाल में हासिल तिजारती मराआत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। यानी उनको जो जो तिजारती मराआत सहूलतें हासिल थी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। अंग्रेज़ों ने नवाब की इजाज़त के बगैर कोलकाता में अपनी तिजारती कोठियों के गिर्द फसलें बना डालीं। इस वजह से सिराजुद्दौला ने क्या किया? अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया और कोलकाता की कोठी पर कब्ज़ा कर लिया। इस वाक़े के सबब अंग्रेज़ों में बेचैनी पैदा हुई। अरे नवाब ने ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, उसने नवाब के सिपह सालार मीर जाफ़र को लालच दिया कि हमसे मिल जाओ, हम उसे शिकस्त दे देंगे, उनकी खामियां, उनके राज हमें बता दो, हम आपको नवाब बना देंगे। मीर जाफ़र लालच में आ गया और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल गया। किससे मिल गया? अंग्रेज़ों से। और किसके खिलाफ़ हो गया? नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ हो गया। तो सन 1757 में प्लासी के मुकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ फ़ौज में जंग हुई। लेकिन नवाब की फ़ौज का जो हिस्सा मीर जाफ़र की क़यादत में था, उसने जंग में शिरकत ही नहीं की, वो लड़ने ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो तो मिला हुआ था, गद्दार था। इसलिए नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई। अब अंग्रेज़ों की पुष्टपनाही के सबब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन गया। बाद में अंग्रेज़ों की मुखालिफत करने पर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की गैर कानूनी तिजारत पर रोक लगाने की कोशिश की, तो अंग्रेज़ों ने उसे उठाकर मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। ये चक्कर चलता रहा। मीर जाफ़र ने आवाज़ उठाई, उसको हटा दिया। उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने आवाज़ उठाई, उसको हटा दिया। फिर बाद में वापस मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। बंगाल में इतना है बेटा समझ में। अब आइए, बंगाल में अंग्रेज़ों की सरगर्मियों पर लगाम कसने के लिए मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम एक हो गए। मुत्तहिद होना, एक होना, मिल जाना, मिल गए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुकाबले पर आ गए। सन 1764 में बिहार में बक्सर के मकाम पर जंग हुई, लेकिन इस जंग में अंग्रेज़ों को फतह हासिल हो गई, अंग्रेज़ों की जीत हो गई। इस जंग के बाद इलाहाबाद मुआहदे के तहत सूबे बंगाल में दीवानी यानी महसूल लगान वसूल करने का हक बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस तरह भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद मजबूत हो गई। और भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद कहाँ पर रखी गई? भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद बंगाल में रखी गई। और मजबूती भी हासिल हो गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब अंग्रेज़ों और मैसूर में जंग। मैसूर रियासत के हैदर अली ने हमला करके रियासत का कारोबार अपने कब्ज़े में कर दिया। मैसूर रियासत के हैदर अली ने हमला करके रियासत का कारोबार अपने कब्ज़े में कर लिया। हैदर अली के इंतकाल के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान मैसूर के तख्त पर बैठे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग जारी रखी। आखिरकार 1799 में सुरंगापट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और रियासत मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सिंध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। भारत में अपनी हुकूमत को महफूज करने के लिए अंग्रेज़ शुमाली मगरबी सरहद की जानिब मुतवज्जा हुए। उन्हें ख़तरा था कि रूस कहीं अफ़गानिस्तान के रास्ते से भारत पर हमला ना कर दे, इसलिए अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम करने का फ़ैसला किया। अफ़गानिस्तान से जाने वाला रास्ता सिंध से होकर गुज़रता था। सिंध की इस अहमियत के पेश नज़र अंग्रेज़ सिंध की जानिब मुतवज्जा हुए और
सन 1843 में सिंध पर कब्ज़ा कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं सिंध हुकूमत का ख़ात्मा। 19वीं सदी के आगाज़ में सूबे पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी। रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद उनका नाबालिग बेटा दिलीप सिंह तख्त नशीन हुआ, तख्त पर बैठा। उसकी जानिब से उसकी माँ रानी जुंदन हुकूमत का कारोबार संभालने लगी, लेकिन सरदारों पर अपनी गिरफ्त कायम न रख सकी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने चंद सिख सरदारों को वरगलाया। सिखों में गलतफहमी पैदा हो गई कि अंग्रेज़ पंजाब पर हमला करने वाले हैं, इसलिए सिखों ने खुद ही अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। सिखों और अंग्रेज़ों की इस पहली जंग में सिखों को शिकस्त हुई। अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को गद्दी पर बरकरार रखा। आज़ादी के मत वाले बाद सिखों को पंजाब पर अंग्रेज़ों का बढ़ता हुआ असर और रसूख मंजूर न था। मुल्तान के अफसर मोल राज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। हज़ारों सिख फ़ौजी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। कितने हज़ारों सिख फ़ौजी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। इस दूसरी जंग में भी सिखों को बदकिस्मती से शिकस्त हो गई। सन 1849 में अंग्रेज़ों ने सूबे पंजाब को अपनी हुकूमत में शामिल कर दिया। मराठों की हुकूमत भारत की एक अहम और ताकतवर हुकूमत थी। मराठों को शिकस्त देकर अंग्रेज़ों ने भारत में किस तरह अपनी हुकूमत की बुनियाद को मजबूत किया, इसके बारे में हम अगले सबक में देखेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके सवाल जवाब आप लोग कर लीजिए और मुझे पोस्ट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।